जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस पे। राजस्थान विश्वविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस मान लो या आप बीए सेमेस्टर सेकंड की पॉलिटिकल साइंस मान लो, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में भी राजनीति हो रही है अपने पास में। और बीए सेमेस्टर के अंदर तो हमारे पास में पहले से ही क्या दे रखी है, राजनीति दे रखी है। तो हम बात करने वाले हैं बेटा राजनीति विज्ञान की, हम बात करने वाले हैं जहां हमारी चर्चा होने वाली है सेकंड सेमेस्टर पे। बीए के अंदर जो पढ़ रहे बच्चे उनकी बात कर रहे हैं अपने पास में। और मॉडल पेपर जो है वो सेकंड होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा, मॉडल पेपर सेकंड होने वाला है। और ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन कौन से होने वाले बेटा, जो पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि एक छोटा सा पैकेज जिसके अंदर आपकी अच्छी तैयारी, अच्छे नंबर और अच्छा रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन जो है बड़ी एनालिसिस, बड़ी गहराई से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपने मॉडल पेपर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख कर आइए, क्योंकि दोनों की क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है अपने पास में, कोई सा भी सेपरेट नहीं होने, सारे क्या है सेपरेट अपने पास में, कोई सा भी सिमिलर नहीं होने वाला है। तो आइए पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, और पहले क्वेश्चन को बात करूं, पूना पैक्ट कब और किनके बीच हुआ। तो किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, पूना पैक्ट कब और किनके बीच हुआ। व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइंड एंड बिटवीन वूम। यानी पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ ये पूछ रहा है अपने पास में। तो बेटा पूना पैक्ट जो था ना, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बेटा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था बेटा, दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित विवाद का समापन करवाना या समाधान करवाना अपने पास में। यानी जो दलितों और जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व थे उनके बीच में जो भी अपने पास में विवाद चल रहे थे उनको क्या करना था, ठीक करना था। तो ये किसके बीच में था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में था। ठीक है, उसके बाद में आता है एकात्म मानववाद के प्रतिपादक कौन थे। वो प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो बेटा सिंपल सी बात है, एकात्म मानववाद के प्रतिपादक जो थे अपने पास में वो थे बेटा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन थे बेटा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे अपने पास में। अब बेटा इन क्वेश्चनों को हम ऐसे भी देख सकते हैं, हम जैसे मैं बोलूं एकात्म मानववाद क्या है, ये एक छोटा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, जैसे ये है पूना पैक्ट क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पूना पैक्ट क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ। उसी प्रकार एकात्म मानववाद के प्रतिपादक कौन थे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एकात्म मानववाद क्या है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के बारे में क्या बताया। ये ऐसे छोटे क्वेश्चन आपके पास में आ सकते हैं। सावरकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए अपने पास में। तो जो अपने पास में सावरकर थे, दामोदर सावरकर जो थे, उनके द्वारा लिखी जो पुस्तक थी उसका नाम था बेटा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, उसके बाद में था डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार क्यों कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि आए दिन आप रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज चैनल में इस चर्चा को सुनते होंगे। क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसके अंदर, भारतीय जो संविधान था
या भारतीय संविधान जब लिखा गया था उनमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए ही इन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी अपने पास में, जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी अपने पास में, उनके अध्यक्ष भी थे। तो हमारे पास में क्या थी बेटा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे अपने पास में। और उन्होंने किसमें योगदान दिया था बेटा, संविधान के निर्माण में योगदान दिया था, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं। किसका, भारतीय संविधान का। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, अहिल्याबाई होलकर को लोक माता क्यों कहा जाता है अपने पास में, वाई वाज अहिल्याबाई होलकर कोल्ड लोक माता मदर ऑफ द पीपल। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर माता वाला प्रेम दोगे आप किसी को, अगर माता वाला प्रेम अगर आप किसी को देते हो तो सिंपल सी बात है आप माता के रूप में जाने जाते हो अपने पास में, इसीलिए तो कहा जाता है अपने पास में अपनी माँ माँ है। इसके अलावा जो अपने पास में जो जगत की जो माँ है वो भी हमारे माँ है। तो कई बार कहते हैं ना बड़े दोस्त को, तेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ तेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन, ये एक होता है अपने पास में। उसी प्रकार से अहिल्याबाई होलकर के लिए अगर हम बात करें तो अहिल्याबाई होलकर जो थी, जिन्होंने प्रजा के लिए यानी जो लोग थे उस समय के, उनके लिए कल्याण, न्यायपूर्ण शासन तथा धर्म के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए कार्य किए। जनता के प्रति मातृवत स्नेह के कारण इन्हें क्या कहा गया, लोक माता कहा गया। तो सिंपल बात समझो आप, अगर आप कल्याण, न्यायपूर्ण शासन, धर्म स्थलों के निर्माण इनको भी नहीं उठाते हो तो केवल इतना याद रखना, प्रजा के प्रति मातृत्व जो स्नेह था अपने पास में, माता वाला जो स्नेह था, माता वाला जो प्यार था, उसी कारण इन्हें क्या कहा गया, लोक माता कहा गया। ठीक है, उसके बाद था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की दो प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। यानी जो हमारे पास में राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे उसमें जवाहरलाल नेहरू की किन्हीं दो उपलब्धियों को बताना है। तो बेटा पहली जो उपलब्धि थी, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया था, यानी कि इन्होंने वहां पर रह करके, एक्टिव रह करके उसका नेतृत्व किया था, गाइडेंस किया था, सारी चीजें की। उसके बाद में 1928-29 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ये दो मुख्य क्या थी इनकी उपलब्धियां थी अपने पास में। ठीक है, उसके बाद में था महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत की दो विशेषताएं लिखनी है अपने पास में। यानी महात्मा गांधी जो थे सत्याग्रह के लिए कौन से उपलब्ध सिद्धांत थे अपने पास में, तो बड़ा सिंपल सी बात थी, अहिंसा। वो अहिंसा के खिलाफ थे अपने पास में, सॉरी अहिंसा के खिलाफ थे अपने पास में, यानी वो चाहते थे कि हिंसा ना फैले लोगों के बीच में। और दूसरा था सत्य और आत्मबल के आधार पर संघर्ष, यानी कि वो ट्रुथ का साथ देते थे, फॉल्स का साथ नहीं देते थे। ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है अपने पास में, तो बेटा स्वराज का अर्थ होता है शासन। क्या है बेटा, स्वराज का अर्थ है शासन, या मैं कहूंगी स्व शासन अपने पास में, सेल्फ गवर्नमेंट था अपने पास में। इसलिए उन्होंने कहा था अपने पास में कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है, स्व शासन है। इसलिए उन्होंने कथन निकाला था, एक नारा निकाला था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो याद रखना बेटा, ये किसने बताया था बेटा, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन आता है अपने पास में, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। तो बेटा सिंपल सी बात है, इनका जो उद्देश्य था अपने पास में वो था राष्ट्र सेवकों को तैयार करना, शिक्षा, सामाजिक सुधार और जन सेवा को बढ़ावा देना था अपने पास में। क्या था बेटा, राष्ट्र सेवकों को तैयार करना था अपने पास में, उच्च शिक्षा की बात करनी थी, सामाजिक सुधार की बात करनी थी और जनसंख्या को क्या देना था बेटा, बढ़ावा देना था। ठीक है, उसके बाद में था बेटा शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान था अपने पास में। तो ये स्वामी शिकागो की हम बात करते हैं ना, जहां उन्होंने कहा था मेरे भाई और बहनों, है ना, उन्होंने एक संबोधन दिया था, उसी की बात कर रहे हैं। तो बेटा उन्होंने कहा था अपने पास में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभावशाली परिचय दिया था। ठीक है,
तथा विश्व को सर्वधर्म संभाव और मानव एकता का संदेश दिया था। और हम तो वैसे ही भारत के जो लोग हैं बड़े भोले होते हैं, हमारी अपनी संस्कृति के लिए कितने उत्सुक होते हैं, कितने हम कहें कि कितने जो होते हैं ना उनके प्रति सजग होते हैं अपने पास में, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी है। ठीक है, बाकी विदेशों की संस्कृति को आप देखोगे तो बहुत अजीब सी है। तो ये हमारे पास में छोटे 10 क्वेश्चन थे अपने पास में। उसके बाद में 4 क्वेश्चन आएंगे अपने पास में हर एक यूनिट से अपने पास में। शॉर्ट टाइप आएंगे अपने पास में, जैसे मनु और कौटिल्य के राजनीतिक विचारों में अंतर बताइए। तो बेटा आपको एक तरफ तो कौटिल्य के विचार बताने राजनीतिक और एक तरफ मनु के राजनीतिक विचार बताने हैं, दोनों को मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा अपने पास में जो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन था बेटा स्वामी दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो का सिद्धांत क्या था। यानी स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था अपने पास में या एक थ्योरी दी थी अपने पास में, जो थी अपने पास में बेटा वेदों की ओर लौटो। क्या थी बेटा? वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब क्या निकलता है, ये सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना बड़ा क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन था बेटा गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी विचारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे अपने पास में, उनके उदारवादी जो विचार थे अपने पास में, यानी मॉडरेट जो व्यूज थे अपने पास में, उनके बारे में आपको डिपेंड करना है। इसके बाद में अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार लिखने हैं आपको, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो सामाजिक न्याय संबंधित विचारों के प्रति क्या सोचते थे अपने पास में, यानी समाज के लिए न्याय कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है बेटा, डिफाइन करनी है। उसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं अपने पास में। नेक्स्ट, मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सिंपल सी बात है बेटा, मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक जो व्यवस्था है अपने पास में उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी राजनीतिक विचार तो हमने पढ़ लिया था, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं बेटा आलोचनात्मक मूल्यांकन की। तो यहां से मनुस्मृति से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, या तो मनुस्मृति से आएगा या कौटिल्य से, दोनों से एक क्वेश्चन आपके पास में जरूर छपेगा इस यूनिट के अंदर, फर्स्ट के अंदर, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कौटिल्य के राजतंत्र और राजधर्म संबंधी विचारों का क्या करना है बेटा, मूल्यांकन करना है। यानी कौटिल्य के जो राजतंत्र था, जो राजधर्म था, इन दोनों के बीच में क्या संबंधित जो विचार थे अपने पास में, इनका क्या करना है बेटा, मूल्यांकन करना है। तो ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद में क्वेश्चन था बेटा राजा राम मोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का वर्णन करना है अपने पास में। तो एक बड़ा नाम अपने पास में बार बार अपने पास में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक एवं धार्मिक जो सुधार थे उनके लिए इनका क्या योगदान था, उसको आपको डिपेंड करना है। बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा, मेजर क्वेश्चन रहेगा। फिर था बेटा महात्मा ज्योतिबा फूले के सामाजिक सुधार कार्यों का वर्णन करना है अपने पास में। यानी महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या क्या काम किए अपने पास में, और आज इस सामाजिक सुधार के लिए उनको हम समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान मानते हैं या प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं अपने पास में, क्योंकि आज हम उनको पूछते भी, क्योंकि उन्होंने समाज के सुधार के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। और ये उस समय काम किए थे जब बहुत कम लोगों की सुनवाई हुआ करती। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन किसका और इसका महत्व क्या है। तो बेटा देखो कल अभी थोड़ी देर पहले अपन ने छोटे क्वेश्चन के आधार पर बात की थी, यही क्वेश्चन बड़ा बनता है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था बेटा, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था बेटा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था अपने पास में बेटा, कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यहाँ स्वराज का मतलब है बेटा स्वशासन, और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। अब इसका महत्व क्या होता है, इसको डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा देखो एक बड़ा क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है, इसको अपन क्या करते हैं, बांटते हैं। देखो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, 4 टॉपिक है, चारों को ऐड करके एक क्वेश्चन बना बेटा, जिसमें आपको राजनीतिक विचार और राष्ट्रीय आंदोलन के योगदानों की क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब आपको सर इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आता है बेटा, ये बड़ा नहीं होता है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो इनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। अपन को कुछ बातें इनकी लिखनी होती है, कुछ बातें इनकी लिखनी होती है, कुछ बातें इनकी, कुछ बातें इनकी। ऐसा नहीं है कि जितना है हम सब कुछ लिख दे, क्योंकि हमें केवल कंपैरिजन करना है। और जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें कुछ पॉइंटों के साथ ही कंपैरिजन होता है, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंटों के साथ में कंपैरिजन होगा। इस चीज का याद रखना अपने पास में। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, भीमराव अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनके सामाजिक और एवं राजनीतिक विचारों के क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है। और भारतीय संविधान निर्माण में इनकी भूमिका क्या थी अपने पास में, ठीक है। एवोल्यूट द सोशल एंड पॉलिटिकल आइडिया ऑफ भीमराव अंबेडकर एंड एक्सप्लेन हिज रोल इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको एक बात तो पता है कि भारतीय संविधान के जो शिल्पकार थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे अपने पास में।
तो उनके बारे में बताना है आपको। फिर समाज के लिए उनको क्या किया, उन्होंने राजनीतिक विचार क्या थे उनके, क्या उनका कंपैरिजन था, सारी चीजें आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत की क्या करनी है बेटा, व्याख्या करनी है आपको। ये बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस प्रकार से आपके पास में टॉप क्वेश्चन आते हैं। 2 मॉडल पेपर आ गए, दोनों मॉडल पेपर से आपका एक मेजर पेपर बन करके आ जाएगा, और ये मेजर पेपर जो है वो आपको अपने ही मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेटा अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो आपके लिए मैटर निकल करके आता है अपने पास में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।